बहुत बधाइयाँ। इस कार्यक्रम में जो आपने हमको बुलाया है तो मैं खुशी महसूस कर रही हूँ कि संविधान दिवस के साथ धम्म की साथ ये मेरा एक लिंक आपने जोड़कर ये साबित कर दिया है कि हमारा संविधान ये धम्म पर आधारित है। हम सभी को मालूम है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, ये सबको मालूम है कितना साल लगा, कितना दिन लगा, कितना समय लगा लिखने के लिए, उनको कितनी मेहनत लगी है ये करने के लिए। और सभी को ये भी पता है कि बाबा साहब ने बुद्ध को अपना पहला गुरु माना था और उन्हीं के शिक्षा पर आधारित उन्होंने संविधान को लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज जब हम कहते हैं कि बाबा साहब चाहते थे कि भारत प्रबुद्धमय होना चाहिए, तो उसके पीछे का कारण हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन संविधान का सही तरह से भारत में पालन होगा और जितने लोग उसका पालन करेंगे वैसे वैसे भारत प्रबुद्धमय होता जाएगा। प्रबुद्धमय का मतलब नहीं है कि हमने धर्मांतर करना है। प्रबुद्धमय का मतलब यह है कि हमने संविधान को उस तरह से समझना है, उस तरह से उसका पालन करना है जिसमें पूरी तरह से बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना पड़ेगा, जिसमें कोई भी अंधश्रद्धा नहीं रहेगी, जिसमें नियमों का सही तरह से पालन होगा, जिसमें एक डिसिप्लिन होगा। ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझना है और उस तरह से हमको पालन करना है। मैं अभी गाना सुन रही थी जब सब कह रहे थे कि संविधान जिंदा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन कब रहेगा? जब हम सही तरह से उसका पालन करेंगे। अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं तो संविधान जिंदा रखने के लिए हमारा कोई भी योगदान नहीं है, ये माना जाएगा। हम लोग हर बार, अभी यहाँ पर भी बाहर लगा हुआ है प्रियम्बल, प्रस्तावना लिखी हुई है। हम सब प्रस्तावना को, मैं आज जो देख रही हूँ हर जगह, प्रस्तावना जरूर हम बहुत श्रद्धा से लेते हैं, उसको बांटा जाता है, लेकिन वो प्रस्तावना में, उस प्रियम्बल में जो बातें हैं उसको समझने की बजाय आज उसकी भी पूजा हो रही है, उसको भी हाथ जोड़ रहे, अपने घर में रख रहे। बिल्कुल नहीं। संविधान की किताबें आज बांटी जा रही है, ये संविधान को पढ़ना है, इसको भी बुद्ध और उनका धम्म की तरह जिसको पढ़ना चाहिए उसको भी आज पूजा के नाम पर रख रहे हैं। विहारों में एक ग्रंथ करके रखा जा रहा है और उसकी पूजा कर रहे हैं। उसी तरह संविधान भी नहीं होना चाहिए, ना बुद्ध धम्म का, बुद्ध और उनके धम्म की किताब का वैसा होना चाहिए, ना ही संविधान का होना चाहिए। हमको इन्हें पढ़ना पड़ेगा। ये बात अलग है कि चाहे बुद्ध और उनका धम्म हो, चाहे बाबा साहब के लिखे हुए जितने भी वॉल्यूम्स हैं उनकी बात हो, या संविधान हो, ये भाषा बहुत कठिन है। बाबा साहब की इंग्लिश में लिखी हुई है, बहुत कठिन होती है। इसीलिए इन सारे विषयों पर यदि हम लॉ नहीं कर रहे हैं, हम कानून की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम धम्म की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या अवांतर वाचन जो बाबा साहब ने कहा था वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों का एकेडमिक एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है एक कुछ एज तक के। तो ऐसे समय में, महीने में 4 दिन या हफ्ते में 1 दिन जो कहते हैं, हमको इन सारे विषयों पर विद्यार्थियों का वर्कशॉप 1-1 दिन का होना चाहिए। यानी पढ़ने के लिए जितना समय लगेगा और फिर उसको समझने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा
और समझाने के लिए कोई नहीं रहेगा, उससे अच्छा ये होगा कि अगर एक वर्कशॉप रख दिया जाए, अलग अलग जगह पर वर्कशॉप रखे जाए और उस विषय को समझा जाए थोड़ा थोड़ा पाठ करके, तो शायद हम इन सब को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम जब संविधान की बात करते हैं तो हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम बंधुता की बात करते हैं, और यही तीनों प्रिंसिपल्स जो है, मैं इसको प्रिंसिपल्स कहूंगी, ये बुद्ध की शिक्षा में आ रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा सा इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, और उनका वर्ड्स क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लेकिन बाबा साहब का संविधान अगर हम सही तरह से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लिबर्टी फर्स्ट नहीं है, तो उसमें इक्वालिटी फर्स्ट है, और सेकंड लिबर्टी आता है। इक्वालिटी के तहत फ्रीडम आता है, इक्वालिटी के तहत हमको फ्रीडम मिलता है, लिबर्टी मिलती है। तो ये बुद्ध की शिक्षा से आ रहा है, क्योंकि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ये भारत में जो भेदभाव था, एक सामाजिक भेदभाव, इंसान का इंसान के साथ में जो भेदभाव किया जाता था, चाहे हम वर्ण व्यवस्था उस समय की कहे या आज की जाति व्यवस्था कहे, इसके विरोध में बाबा साहब बुद्ध ने उस समय समानता को लिया हुआ था, और वो समानता के बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये कहा जाता है कि बुद्ध के संघ में जो भी आता था वो किसी भी जाति से आए, वो संघ में आने के बाद में उसकी जाति खत्म हो जाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतना ही जाति की बात नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं भी बुद्ध के संघ की सदस्य हूँ, और वो इसलिए क्योंकि बुद्ध ने स्त्री पुरुष भेदभाव भी नहीं माना है। ये हमको यहाँ बुद्ध के समानता शिक्षाओं में हमको समानता का बहुत बड़ा मिसाल मिलती है, और यही समानता को बाबा साहब ने लिया। इसको अगर हम सही तरह से समझे तो पता चलेगा कि हमें यदि स्वतंत्रता चाहिए तो जब तक मुझे अपने बराबर का कोई समझेगा नहीं, अपने जैसा समान समझेगा नहीं, तो वो जो स्वतंत्रता अगले व्यक्ति को मिलती है वो स्वतंत्रता वो मुझे नहीं देगा। इसीलिए स्वतंत्रता पहले पायरी पर नहीं आ सकती, पहले स्टेज पर नहीं आ सकती। मुझे भूख लगी है तो अगले व्यक्ति को भी भूख लगती है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा वो आपको खाने नहीं देगा। वो बोलेगा तू मेरे से छोटा है, छोटी जाति का है, या तू ये है तू वो है, तुम मेरे बाद में खाओ, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ये बातें भारत में बहुत हुई है। हम बहुत सारा यहाँ पे जो समाज है, ये समाज कई वर्षों से इस भेदभाव से पीड़ित रहा है, जिसको शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया गया, भेदभाव करके, क्योंकि आप शिक्षा लेने के बराबरी के नहीं हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल अधिकार नहीं है शिक्षा लेने का, तुम्हें बिल्कुल अधिकार नहीं है हमारे जैसे भोजन करने का, तुम्हें बिल्कुल अधिकार नहीं है कौन से रास्ते से जाना चाहिए, जहां से हम जाते वहां से नहीं जाने का। तो ये सारे बातों को बाबा साहब ने सबसे पहले समानता के आर्टिकल में लिया और वहां पे बताया कि कौन कौन से आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वो जाति से हो, वर्ण से हो, लिंग से हो, भाषा से हो, राज्य से हो, ये सब बताना
मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को खास करके मालूम होगा और आम लोगों को भी ये मालूम होगा, फिर भी हम अपने व्यवहार में क्या ये सब बातों का पालन करते हैं, क्या हम भेदभाव करते हैं या नहीं करते हैं, ये सबको समझने की जरूरत है, खुद को जांचने की जरूरत है। खास करके जो बाबा साहब और बुद्ध को मानते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, इनके लिए मेरा पहला प्रश्न होगा, क्या आप अपने परिवार में स्त्री पुरुष समानता मानते हैं? आप और कोई समानता सब मानेंगे, लेकिन अगर स्त्री पुरुष समानता नहीं मानेंगे तो आप सही तरह से संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए जब स्त्री को बराबरी का नहीं समझते हैं तो वो घर में जब कुछ बोलती है तो बोलते तू घर जा, स्वयं पाक कर, तुला क्या समझते ये बोलूं रही, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। यानी हम स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं देते, अभिव्यक्त होने का अधिकार नहीं देते, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। यहाँ तक कि उसको निर्णय लेने का अधिकार नहीं देते। तो हर परिवार ने समझना है कि क्या मैं अपने परिवार की महिलाओं को ये अधिकार दे रहा हूँ या नहीं। एक बहुत सुंदर कविता मैंने फेसबुक पे देखी है, जिसमें वो कहती है कि तुमने मुझे ये करने दिया, तुमने मुझे वो करने दिया, इसलिए तुम बहुत अच्छे पति बन गए हो। तुमने करने दिया इसलिए मैं हूँ। एक महिला से मिली थी, उसको मैंने पूछा था, विधवा हो गई थी, मतलब उसके हस्बैंड का डेथ हो गया था, उसने मंगलसूत्र पहना था। क्या बोलती, मेरे पति ने कहा मेरे मरने के बाद में भी मंगलसूत्र पहनना है, इसलिए मैंने पहना। तुम्हारी इच्छा थी या नहीं मालूम नहीं, पति ने बोला है इसलिए पहना। और वो इतनी प्राउड फील कर रही है कि मेरा पति मुझे पहनने देता था। यहाँ पे फ्रीडम जो चाहिए, जो संविधान में बताया गया, कौन सी स्वतंत्रता है, मुझे क्या करना है, इसका अधिकार मैं दूसरे को दे रही हूँ तय करने का। और जब ये बात आ जाती है तो हम सही से स्वतंत्रता का अधिकार हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं संविधान की बात कर रही हूँ और इसमें यही बात आ जाती है कि हमको चाहे हमारा प्रोफेशन कर लेने का अधिकार, चाहे हमारा कहीं पे आने जाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल तक का जो फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, आर्टिकल 21 में बहुत बाद में जोड़ा गया है। इसको पहले वो फंडामेंटल ड्यूटीज में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, बाद में वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आया। लेकिन वहां पे ये नहीं कहा कि ये लड़कों के लिए 6 से 14 है, ये दोनों के लिए कहा गया, लड़का हो या लड़की। एक लास्ट में यहाँ पर बोलूंगी कि मैं क्यों कपड़ों की बात करती हूँ। बाबा साहब ने कहते थे, माझा समाज कोट पॅन्ट मध्ये दिसला पाहिजे, बराबर है। कितने लोग कहते हैं कि ऐसा कहा था बाबा साहब ने? सभी को मालूम है ना कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरा समाज कोट पैंट में दिखना चाहिए। कौन से? और वो कोट पैंट में कब दिखेगा? जब वो पढ़ा लिखा होगा। ये अलग बात है कि वो दूल्हा बनता है तभी कोट पैंट पहनता है। दूसरी बात ये कि कोट पैंट में समाज में लड़कियां आती है या नहीं। कितनी लड़कियों को हम कोट पैंट पहनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? क्या वो पढ़ी लिखी होने के बाद में कोट पैंट नहीं पहन सकती? हमको अगर बाबा साहब का समाज बनाना है तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। हम लड़के लड़कियों को बराबर की शिक्षा देते हैं तो उनको फ्रीली, बहुत अच्छी तरह से, जैसे कंफर्टेबल है वैसे कोट पैंट में हम उसको देखेंगे तो हमारा समाज सच में उन्नति पे जा रहा है, ये कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारे सब लोग जाति के आधार पर समानता, वर्ण के आधार पर समानता की बात करते हैं, लेकिन लिंग के आधार पर समानता की बात ये हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, इवन धम्म के क्षेत्र में। तो मैं चाहती हूँ कि हमको सही में संविधान का पालन करना है, सही में हमें बुद्धिस्ट बनना है, बाबा साहब और बुद्ध को मानना है, सारे महामानवों को मानना है। तो हमको सबसे ज्यादा जोर
स्त्री पुरुष समानता पर देनी पड़ेगी, जिसमें वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर समाज कार्य में आगे है। मैं फैशन के नाम पर नहीं कह रही, प्लीज लड़कियों को फैशन के लिए स्वतंत्रता देना जरूरी नहीं है। हमें शिक्षा के आधार पर समाज कार्यों के लिए हमें स्त्री पुरुष समानता पर जोर देना है और इस बात को आगे लेना है। समय कम देने की वजह से मैं इतना ही बात बोलूंगी और कोशिश चाहती हूँ कि आप सब कोशिश करेंगे कि इस समाज को भारत के नागरिक बोलकर हम सब उसके अनुसार अपने परिवार से शुरुआत करें और स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहित करें और एक अच्छे नागरिक बने। जय भीम, नमो बुद्धाय।